Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video I will be continuing with NMR spectroscopy. So as we are moving ahead with NMR spectroscopy, we will definitely be studying about how to interpret NMR spectra. तो हम ये सब देखेंगे कि 1H NMR स्पेक्ट्रा को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, 13C NMR स्पेक्ट्रा को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए कितने हमको नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी, उन सिग्नल्स की मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी। तो ये सब हम देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा मेन डिस्कशन इसी तरफ बढ़ता जाएगा कि कैसे हम स्पेक्ट्रा को रिड्यूस करके अपना स्ट्रक्चर बना पाए। लेकिन उससे पहले in this video I want you to emphasize on how powerful and how important this NMR technique is। मतलब ये NMR टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट कैसे बन गई कि अभी हमारे जो मेजरली काम है एज अ केमिस्ट वो NMR टेक्निक के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो 1991 का नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री का, नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का था 1991 का, दैट वाज अवार्डेड टू रिचर्ड आर अर्नस्ट। ये इन प्रोफेसर को मिला था और किस लिए मिला था? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर methodological developments in NMR technique। ठीक है, तो 1991 में इन प्रोफेसर को ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला था क्योंकि इन्होंने NMR में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और इनके जो दो मेन कंट्रीब्यूशन थे वो थे, एक तो था FT NMR और एक था NMR टोमोग्राफी। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। FT NMR अगर आपने सुना भी होगा, बेसिकली दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। और प्रैक्टिकली अभी मॉडर्न टाइम में जितने भी हमारे NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बन रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन FT NMR। मतलब ये मॉडर्न डे NMR है जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। अभी तक इससे लेटेस्ट कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है जो हम यूज करते हैं। और NMR टोमोग्राफी दिस इज बेसिकली बेसिस ऑफ MRI। MRI का मैंने जिक्र पहली वीडियो में भी किया था, उसमें मैंने बताया था कि जब मेडिकल फील्ड में हम NMR को यूज करते हैं तो उस समय इसको मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है, which is used to take the snaps of human organs और ट्यूमर also। तो NMR टोमोग्राफी के डेवलपमेंट में भी इन्होंने मदद की थी, which forms the basis of MRI। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने NMR को डेवलप करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी 1991 में मिला था। तो हम इतना डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा समझेंगे कि ये दोनों कंट्रीब्यूशंस कैसे बेसिकली हमको मदद करते हैं। तो पहले हम देखेंगे FT NMR के बारे में। तो अभी इतना डिटेल में तो मैंने आपको NMR के बारे में बताया नहीं है, बट फिर भी जो इसकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दो डायरेक्शंस में अलाइन हो जाती है। तो एक डायरेक्शन तो वही जो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, और एक उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं उसको बोलते थे अल्फा स्पिन स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। और जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन था उसको बोलते थे बीटा स्पिन स्टेट या फिर हाई एनर्जी स्टेट। तो यही बेसिस है बेसिकली NMR का कि ये आपकी दो लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो ये एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, दिस इज वेरी वेरी लेस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कम है, बट फिर भी ये इतना कम नहीं है कि हम NMR रिकॉर्ड ना कर पाए। मतलब ये गैप कम था लेकिन फिर भी रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी
ये जो गैप था उसके सिमिलर रेंज में था, तो उसी बेसिस पर हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था एनएमआर का। तो पहले जब एनएमआर डेवलप हो रहा था तो उस समय हम एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसे रिकॉर्ड करते थे कि ये जो हमारा गैप है, ठीक है, ये जो गैप है जो हमारा अल्फा से बीटा स्पिन की फ्लिपिंग जो हुई है अल्फा से बीटा में, ये गैप की रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने दी। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी दी। अब देखिए हमें तो पता नहीं है कि ये जो गैप है ये कितना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की तो हमारे पास रेंज है, हमारे पास ऐसे कोई एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम दे पाएंगे। तो हमारे पास तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है। तो बेसिकली हम क्या करते थे, एक स्लो रेडियो फ्रीक्वेंसी का स्वीप देते थे। स्लो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप आप इसको बोल सकते हैं। सो अ स्लो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप वाज गिवन टू द मॉलिक्यूल आफ्टर प्लेसिंग इट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता था। तो आप देख सकते हैं वो स्पेक्ट्रा जो होता था दैट वाज बेसिकली इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रा मिल जाता था। लेकिन जो ये स्पेक्ट्रा मिलता था इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी कम थी। तो अब बात वहीं से आई, जो प्रोफेसर रिचर्ड थे, इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ एनएमआर, उन्होंने अपनी टीम के साथ क्या किया, उन्होंने अपनी टीम के साथ स्लो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप को कन्वर्ट किया फास्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में। ठीक है, स्लो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप की जगह उन्होंने फास्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स यूज की। तो ये जब उन्होंने किया तो जो हमारा स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता था दैट वाज रिकॉर्डेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता था दैट वाज इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो आपको इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का स्पेक्ट्रा मिला। अब इसमें कहीं भी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका स्पिन फ्लिप हुआ है, फ्लिपिंग ऑफ स्पिन जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका टेक प्लेस हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं। मैंने बताया भी था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर जो रेजोनेंस है वो यहां से आया है। तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमको ऑब्टेन हुई नहीं। तो ये जो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का हमको ग्राफ मिलता था, इस ग्राफ से हम ऐसे देख के इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, बट इट वाज पॉसिबल टू अप्लाई सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इट वाज पॉसिबल टू अप्लाई सम मैथमेटिकल ऑपरेशन टू दिस इंटेंसिटी वर्सेस टाइम कर्व। उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को बेसिकली एफटी बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया व्हिच इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, और जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म था दैट वाज बेसिकली डन बाय कंप्यूटर्स, तो इट वाज फास्ट। ठीक है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम वाले कर्व से हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाती थी, और जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता था वो हमें देखने में कुछ ऐसा दिखता था, जैसा कि आपने आजकल के एनएमआर देखे भी होंगे कि यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी हो गई वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एक ऐसा स्पेक्ट्रा मिला जिसको आप आसानी से डिड्यूस कर पा रहे थे, आप देख पा रहे थे कि स्पेक्ट्रा में क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहीं से बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर का बर्थ हुआ, और ये टेक्निक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई, और इतनी इंपॉर्टेंट कि अभी मॉडर्न डे एनएमआर भी एफटी एनएमआर का ही यूज करता है। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बोला भी था कि जो एनएमआर टेक्निक है उसकी सेंसिटिविटी कम रहती है, बट ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर आने के बाद जो सेंसिटिविटी थी दैट वाज इंक्रीज्ड 10 फोल्ड एंड समटाइम्स 100 फोल्ड।
मतलब ये सेंसिटिविटी 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स आपकी बढ़ गई थी डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लो कंसंट्रेशन, मतलब आपके पास जो आपका मॉलिक्यूल जो आपने बनाया है सपोज वो लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, तो भी आप उसका एनएमआर ले सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनएमआर लेने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंसिटिविटी। बट एफटी एनएमआर में जब आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से लो कंसंट्रेशन में भी आप अपना एनएमआर रिकॉर्ड कर पाए। और सेकेंडली कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जैसे 1H है, 1H तो एक ऐसा न्यूक्लियाई है विच इज ऑलमोस्ट 99%, मतलब इट इज 98.9% नेचुरली एबंडेंट, ठीक है। लेकिन जैसे 13C है, 13C इज ओनली अराउंड 1.1% नेचुरली एबंडेंट, तो इसकी एबंडेंस इतनी ज्यादा कम है कि इसको डिटेक्ट करना एनएमआर में काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ा दी है तो इट वाज बिकमिंग पॉसिबल टू डिटेक्ट दोज एटॉमिक न्यूक्लियाई, दोज एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई आई शुड से, जिनकी नेचुरल एबंडेंस कम थी, जिनकी नेचुरल एबंडेंस कम थी, वो वाले एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई भी हम एफटी एनएमआर की मदद से डिटेक्ट कर पा रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमको प्रोफेसर रिचर्ड ने दिया है, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो एक तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन एफटी एनएमआर था। फिर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आने के बाद ऑलमोस्ट एक डेकेड, मतलब 10 साल के अंदर उन्हीं की टीम ने एक चीज पे और काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने 2D एनएमआर को डेवलप किया। ये भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा। 2 डायमेंशनल एनएमआर ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हमको और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। तो अभी जो उनका सेकंड मेन कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला है, that is NMR tomography. Tomography is basically just imaging of any section of human body, जैसे हम CT scan भी बोलते हैं ना, तो CT scan क्या है? Basically it is computerized tomography, ठीक है। इसमें आप एक्सरे का यूज करते हैं, CT scan लेते वक्त आप एक्सरे का यूज करते हैं, it is computerized tomography। तो ऐसे यहाँ पे टर्म कॉइन की गई है एनएमआर टोमोग्राफी, which forms the basis of MRI, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग क्या हो गया? इट इज बेसिकली क्लिनिकल टेक्निक, MRI इज बेसिकली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, मेडिकल इमेजिंग बोल लो या फिर क्लिनिकल टेक्निक बोल लो, which is used to obtain the images of human body or organs or some tumor। और आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी भी पेशेंट को कोई सीरियस डिसीज सस्पेक्ट की जाती है तो उस समय he or she is advised to do MRI, because MRI से हमको ह्यूमन बॉडी की ऐसी इमेजेस मिलती हैं जिससे हम वो डिसीज या इलनेस आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो मैं मेनली आपको इसमें ये चीज बताना चाहता हूँ कि एमआरआई में केमिस्ट्री वाइज क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एमआरआई देखें तो ये तो हमने देख ही लिया कि एनएमआर से ही टेक्निक डेवलप हुई है, बट एमआरआई में जो आपको मेन सिग्नल्स मिल रहे हैं, दीज सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू 1H NMR of H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है आप देखेंगे, जो हमारा शरीर है दैट इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो वाटर के अंदर जो ये आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसमें जो 1H है दैट 1H इज एक्टिव न्यूक्लियाई। तो इसके सिग्नल्स की मदद से हमको एमआरआई मिलता है। और आप देखेंगे कि हमारे अंदर फैट्स भी हैं, मतलब आप देखिए ये डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहे हैं। वाटर हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट सभी जगह है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फैट्स भी हैं, तो आप देखेंगे फैट्स में भी आपको हाइड्रोजन एटम मिलेगा ही।
मतलब हाइड्रोजन एटम तो ऐसा है कि अगर आप शरीर में कोई भी मॉलिक्यूल देखेंगे तो उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा ही। तो इसीलिए मेन जो एक्टिव न्यूक्लियाई है एमआरआई का, जो हमको इमेजेस देता है, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो आपकी सिग्नल इंटेंसिटी है, जो आपको एमआरआई में सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ 1h। ठीक है, कि एक तो जो आपका वो 1h है, जो आपका प्रोटॉन है, वो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या है, मतलब जिस पार्ट को आपने टारगेट किया है वहां पे H2O की कंसंट्रेशन क्या है। ये दो मेन चीजें हैं जो आपको इमेजेस मिलने में मदद करती हैं। और अगर आपने एमआरआई के बारे में सुना है तो आपने एक चीज और सुनी होगी जो एमआरआई के वक्त बोली जाती है, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स। देखिए वैसे तो एमआरआई एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, बट यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एमआरआई में केमिस्ट्री का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि एमआरआई में हमको एनएमआर की मदद से इमेजेस मिल रही हैं तो उसका मेन बेसिस क्या है, तो भाई उसका जो मेन बेसिस है दैट इज प्रोटॉन। मतलब जो 1h वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, फैट्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वो हमको मदद कर रहा है इमेजेस मिलने में। और कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, उसी के बेसिस पर हमको मिलती है। और दूसरी चीज जो आप एमआरआई के वक्त सुनते होंगे दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स। मतलब अगर आपने कभी किसी पेशेंट को देखा होगा तो जब भी उसका एमआरआई रिकॉर्ड किया जाता है तो एमआरआई रिकॉर्ड करने से पहले उसको कुछ चीजें दी जाती हैं। वो चीजें क्या है, बेसिकली जनरली वो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स होते हैं। तो उसको देने का कुछ भी तरीका हो सकता है, तो ओरली भी आप उसको दे सकते हैं या आप उसको वेन में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रावीनसली बोलते हैं अगर किसी चीज को वेन में आपके इंजेक्ट किया जाता है, या फिर आप उसको बोन में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, उसको इंट्रा आर्टिकुलरली बोलते हैं। तो ये जनरली 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स को शरीर में इंड्यूस किया जाता है, मतलब डाला जाता है। अब कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स आपने डाले क्यों हैं? कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स इसी आप नाम से ही देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स डाले जाते हैं टू गेट बेटर कॉन्ट्रास्ट इन इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस ताकि और अच्छी आए और अच्छे से हम उनको देख पाए, इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स का यूज किया जा रहा है। अब आपने जनरली देखा होगा जो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक या फिर सुपर मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये बात भी हमको समझनी है कि भाई ऐसे एजेंट्स हमने क्यों यूज किए हैं जिनका नेचर पैरामैग्नेटिक या सुपर मैग्नेटिक है। तो ये बात अभी हमको समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम टेक्निक कौन सी पढ़ रहे हैं? एनएमआर। एनएमआर का पूरा बेसिस ही क्या है कि मॉलिक्यूल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग हुई है, फिर हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स दी है। ठीक है, तो अगर आप पैरामैग्नेटिक या सुपर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं तो बेसिकली ये भी अपना एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। मतलब जैसे आपने इनको शरीर में डाल दिया पेशेंट के, देखिए मैं इस चीज में नहीं जा रहा हूं, एक्चुअली काफी सारे तरीके के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, काफी सारे तरीके के सुपर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी अलग से स्टडी की गई है कि कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से सब्सटेंसेस किस एक पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करते हैं। फिर जिस भी पार्ट का आपको एमआरआई लेना होता है उसी हिसाब से ये कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स शरीर में डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। तो हम उस चीज में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ हमको ये समझना है कि भाई मैग्नेटिक वाला ही क्यों लिया, क्योंकि ये शरीर में जाके एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। उस लोकल फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा 1H NMR है दैट विल बी अफेक्टेड। कुछ ना कुछ इन्होंने एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया ड्यू टू देयर ओन पैरामैग्नेटिज्म और सुपर मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से ये हमारे टारगेट ऑर्गन या टारगेट मॉलिक्यूल
के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। उसकी वजह से जो हमारा सिग्नल इंटेंसिटी है या फिर रिलैक्सेशन टाइम है, दैट विल बी अफेक्टेड। रिलैक्सेशन टाइम आपका ज्यादा भी हो सकता है, रिलैक्सेशन टाइम आपका कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यू हैव यूज्ड। पर जैसे भी हो, दे विल बी अफेक्टिंग। अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल ले लेंगे जिसका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर अपने आप में है ही नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। इसलिए जनरली यही स्पीशीज यूज की जाती हैं, क्योंकि ये एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड जाके जनरेट करेंगी, और जैसे ही जनरेट हुआ वैसे ही वो इफेक्ट हमको टोमोग्राफी, मतलब वो इफेक्ट हमको इमेजेस के कॉन्ट्रास्ट में मिलता है, इसीलिए इनको कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स बोलते हैं। एक चीज ये भी है कि जिन पेशेंट्स का एमआरआई हम करते हैं, तो आप ये देखेंगे दे जनरली देयर बॉडी इज फ्री ऑफ एनी मेटेलिक डिवाइसेस। जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जैसे बोन में आपने मेटेलिक रोड डली हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स का एमआरआई नहीं ले सकते, क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर कोई एक ऐसी डिवाइस है दैट कैन बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन पेशेंट्स का हम एमआरआई नहीं ले सकते हैं। बिकॉज एमआरआई लेते समय आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया जाता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो एक्सटर्नली कंट्रोल हो सकती है एक मैग्नेटिक फील्ड से, तो उन चीजों के साथ हम नहीं जा सकते। अगर टेम्परेरी है, जैसे फोन है या हाथ में घड़ी है या गले में चेन है, तो उन सब चीजों को तो ऑब्वियसली हम निकाल के जाते हैं एमआरआई के वक्त भी। और जब एक केमिस्ट किसी पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है, तो एनएमआर रूम में भी ये सब चीजें, एक्सटर्नल चीजें अलाउड नहीं होती हैं, बिकॉज वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए ये सब चीजों को बाहर ही छोड़ के अंदर एनएमआर रूम में जाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट की हम बात कर रहे थे। तो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट से हमको बेटर इमेजेस मिली, उनका नेचर जनरली ये होता है। अब आप एक चीज और इसमें मैं लास्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट है ना, वो ऐसा होना चाहिए। अब आप देखिए, एमआरआई अच्छा है, इमेजेस अच्छे मिले, उसके लिए हम कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट यूज तो कर रहे हैं, बट सपोज कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट ही आपके लिए टॉक्सिक है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसी इमेज का क्या करेंगे कि भाई कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट डाला, वही टॉक्सिक था, उसी की वजह से पेशेंट बीमार हो गया। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स को भी ऐसे डेवलप किया गया है कि वो आपके शरीर के लिए टॉक्सिक ना हो। जैसे कि सबसे ज्यादा एक वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट की मैं बात करता हूं, विच इज Gd3+। दिस इज गैडोलिनियम आयन। ठीक है, तो गैडोलिनियम आयन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज बेसिकली xenon 4f7 5d1 6s2, ये होता है इसका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर जनरली ये 3+ आयनिक स्टेट में यूज किया जाता है, तो उस समय ये इसका खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, दिस इज Gd3+ 4f7। तो आप देखेंगे इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है और इसका काफी ज्यादा इफेक्टिव एक मैग्नेटिक नेचर है। तो Gd3+ को आप देखेंगे तो Gd3+ बेसिकली टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट Gd3+ डाल दिया। Gd3+ को बेसिकली कॉम्प्लेक्स किया जाता है लिगेंड्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही एक लिगेंड का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने EDTA तो हमेशा सुना ही होगा। EDTA तो बहुत ही कॉमन है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ऐसे ही उसका एक एक्सटेंशन मान लीजिए है, जिसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H5DTPA से। ठीक है, अब आप देखिए ये भी बिल्कुल EDTA की तरह ही है। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज डाइइथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटिक एसिड। EDTA का स्ट्रक्चर मैं बना नहीं रहा हूं, आई होप कि वो सबको पता होगा। मैं DTPA का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूं। तो आप देखिए ट्राइअमीन है और डाइइथिलीन है। ठीक है, यहाँ पे एक CH3COH है और यहाँ पे CH2COH CH2COH और सिमिलरली यहाँ पे CH2COH CH2COH। तो आप देख सकते हैं दिस लुक्स लाइक द एक्सटेंशन ऑफ EDTA। क्या है? डाइइथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटिक एसिड।
तो आप देखिए इसमें 8 डोनर साइट्स हैं। जैसे ही आपने ये 5 हाइड्रोजन निकाले तो 5 डोनर साइट्स तो ये हो गई, और ये 3 नाइट्रोजन के लोन पे 3 डोनर साइट इसकी ये है, तो इट हैज 8 डोनर साइट्स। तो दिस कॉम्प्लेक्सेस विद Gd3+, और Gd3+ के साथ ये 8 कोऑर्डिनेशन साइट से कॉम्प्लेक्स करेगा, लेकिन जनरली जो Gd3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है दैट इज 9, तो Gd3+ का इस DTPA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और आप ये जानने में इतना अचरज की बात नहीं है, ऑब्वियसली इसकी कोऑर्डिनेशन साइट ज्यादा है, बट हम हमेशा ही पढ़ते हैं कि EDTA Ca2+ या फिर मैग्नीशियम 2+ के साथ कितना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कि टूटता नहीं है। सिमिलरली Gd3+ जो DTPA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है वो उससे भी 100 गुना ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है दैट इज वेरी 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 हाई। तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि Gd3+ आपका अनकॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। अनकॉम्प्लेक्स मतलब फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आप इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और मैंने यहाँ पे बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 9, तो इसका जो 9th लिगेंड है, जो 9th कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड होता है वो होता है बाई H2। ठीक है, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना DTPA और H2O के साथ, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, और ये आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ओरली और इंट्रावेनसली एज पर द रिक्वायरमेंट, और आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपके शरीर में जाके ये टूटेगा नहीं, बिकॉज अगर ये टूट जाता है इजीली तो बेसिकली फिर तो ये टॉक्सिक हो जाता। लेकिन इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि बैकवर्ड आना, मतलब कॉम्प्लेक्स से फ्री Gd3+ स्टेट में आना इज वेरी वेरी लेस, मतलब इतना लेस कि इट इज लेस देन द टॉक्सिसिटी लिमिट। तो इसीलिए आप एश्योर्ड होके इस कॉम्प्लेक्स को शरीर में ले सकते हैं बिफोर डूइंग MRI। बट ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट्स को डिजाइन करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि इट इज बिलो द टॉक्सिक लिमिट एंड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज रैपिडली एज इज प्रैक्टिकल। मतलब जितना जल्दी प्रैक्टिकली आप उसको शरीर से निकाल पाए उतना जल्दी ही अच्छा है कि आपने MRI लिया और वो आपको टॉक्सिक भी नहीं रहा, और जैसे जल्दी से जल्दी हो पाया शरीर ने आपको एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब आप देखेंगे इसका जो 9th कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज H2O। तो जब भी आप इसको टारगेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, ह्यूमन बॉडी पार्ट के लिए, तो वहां पे जाके ये H2O बेसिकली वहां वाले H2O से एक्सचेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से ये इस 1H के रिलैक्सेशन टाइम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बेसिकली कॉन्ट्रास्ट आपकी MRI इमेजेस में मिलेगा। तो ये 2 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो प्रोफेसर रिचर्ड ने किए। एक तो उन्होंने FT-NMR का डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद की है, और एक उन्होंने NMR टोमोग्राफी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद की है, कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से पूरा MRI डेवलप हुआ है। तो ये वीडियो थी, इसमें बेसिकली मैं NMR की इंपॉर्टेंस और पावरफुल नेचर के ऊपर एम्फेसाइज किया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक एंड वी विल बी स्टडीइंग फ्रॉम दैट कि स्प्लिटिंग हो गई, अल्फा बीटा में स्पिन बढ़ गई, अब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स दे दी, स्पिन फ्लिप हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो वो चीज हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।